So this procedure is the prerequisite of IVF. And this method is the prime or the first objective of IVF, that is collection of oocyte and spermatozoa both. Okay. अगर मैच्योर्ड oocyte obtain हो गया तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैच्योर oocyte obtain नहीं हुआ तो they will go for in vitro maturation. Similarly, मेल काउंटर पार्ट में अगर स्पर्म हेल्दी ऑब्टेन हो गया तो ठीक, अगर स्पर्म अनहेल्दी है, जैसे कि बहुत सारे कंडीशंस होते हैं स्पर्म के फंक्शन से रिलेटेड, जिसमें स्पर्म एबनॉर्मल हो जाता है, तो दे आर कॉल्ड है, कुछ हम बता देते हैं यहाँ पर आपको नाम। एक है एजूस्पर्मिया, एजूस्पर्मिया, और भी है, दो तीन जान लो। ओलिगोस्पर्मिया या ओलिगोजूस्पर्मिया एक ही बात है। इसको भी एस्पर्मिया भी कर सकते हैं या एजूस्पर्मिया, ओलिगोजूस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया। थर्ड वन इज अनदर वन टेराटो, हम आपको डिस्कस भी किए हैं, टेराटो जूस्पर्मिया या टेराटोस्पर्मिया। तो ये बेसिकली इन दिस कंडीशन एजूस्पर्मिया में द स्पर्म काउंट इज very you can say the sperm count is almost nil. Presence of sperm in semen is the medium in which sperms are present, secreted from seminal vesicles, so in and other associated accessory male reproductive organs. So in this semen, this sperm is there. So in that semen, the sperm count will be nil. So you may ask me, sir, what is the normal count of the sperm? The male will be considered as having normal sperm count. That is, आपका है 15 मिलियन है ना शायद, 1 second, let me confirm, लेकिन 15 है, 15 is 1 second. Normal sperm count. $15 million per milliliter है शायद sperm count. $15 million per milliliter. Okay, yes. So कौन सी स्क्रीन दिख रही है अभी आपको? ये नोट वाला स्क्रीन इमेज सर? यस सर। CC11 दिख रहा है ना, या सफारी दिख रहा है? एनीवे, नो सर, CC11 नोट्स। ओके, कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ गैमेट्स। ओके, यस। सो ठीक है ना। तो टेराटोजूस्पर्मिया, एजूस्पर्मिया कहते हैं
जब स्पर्म काउंट बहुत ही कम हो या एकदम नील हो तो एजियोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं जब स्पर्म काउंट इज लेस देन 15 million sperms per milliliter of the semen। ये नॉर्मल है, इससे ज्यादा। सो होता क्या है कि ज्यादा हाईएस्ट देखा गया है 200 तक भी होता है मेल्स में, 200 million per milliliter of the sperm। So normal is between 15 to 200. Less than 15 is oligospermia, nilgiospermia। Okay, so these two conditions are related with the sperm count, agiospermia and oligospermia. This third one, teratogeospermia, is related with its sperm shape. Okay, if the sperm shape and morphology is not normal, then it is termed as teratogeospermic condition. So in all of these conditions, male gamete will be needing assistance. If the proper assistance is provided, then fertilization can become the reality. Otherwise, male will be called as infertile throughout its life। और अगर लक हुआ काफी ज्यादा तो हो सकता है ओलिगोस्पर्मिक मेल कैन become father in a natural way, otherwise they will be needing assistance। मेरी आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? Yes, sir. Okay. So the challenges are, so because this is the first requisite step for going a successful IVF, so for a successful in vitro fertilization, okay, this collection of gametes is required। so इसका भी बहुत अच्छे से कलेक्शन होना चाहिए। तो पहले हम लोग कलेक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद प्रिजर्वेशन पढ़ेंगे। ठीक, प्रिजर्वेशन कब करते हैं? मान लो कि बच गया oocyte, IVM के बाद या को इंक्यूबेशन के बाद। IVM के बाद सारे सेल्स को तो को इंक्यूबेट करेंगे नहीं, जो उनसे निकले सेल्स मेटाफेज 2 पर जो है उनको हम सेलेक्ट करेंगे फॉर द को इंक्यूबेशन, एंड रेस्ट ऑफ द सेल्स विल बी remain in the culture medium and these will be, when these cells will be matured, they can be cryopreserved। so matured को लेके किए, फिर प्रिजर्वेशन ऑफ, ये तो हो गया फीमेल गैमेट का, प्रिजर्वेशन ऑफ मेल गैमेट्स आल्सो कैन बी डन। ठीक, बाद में ये दोनों डोनेशन के काम आएंगे, समझे? तो पहले अब हम लोग कलेक्शन ऑफ स्पर्म, कलेक्शन ऑफ oocyte, ये हम लोग देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. सो जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले बताया है कि oocyte रिट्रीवल किया जा रहा था। ठीक, कैसे कर रहे, क्या टर्म था उसका? ट्रांसवेजाइनल oocyte रिट्रीवल। तो वन बाय वन देखेंगे कलेक्शन ऑफ गैमेट। पहले फीमेल गैमेट देखते हैं। ओके, ट्रांसवेजाइनल oocyte रिट्रीवल, और ये क्या था? एक लेप्रोस्कोपिक टेक्निक है, guided by ultrasound, and in this technique a puncture is made in the abdominal wall
first, sorry, not abdominal wall. So a puncture is made depending on the वो डॉक्टर डिसाइड करेगा. हो सकता है ट्रांस एब्डोमिनल भी कर ले, ट्रांस विसरल भी कर ले. ठीक है. जब ट्रांस एब्डोमिनल करेगा तो ट्रांस विसरल नहीं, वेसिकल, सॉरी. जब ट्रांस एब्डोमिनल करेगा तो ट्रांस वेसिकल भी उसको गुजरना पड़ेगा. या वो पेरी यूरेथ्रल और ट्रांस वेसिकल के कॉम्बिनेशन में करे. तो बस उसको आप इग्नोर करो. बस जान लो कि ए लेप्रोस्कोपिक पंक्चर एंड अल्ट्रासोनोग्राफिक पंक्चर इज मेड. कंबाइन करके लिखोगे कि कलेक्शन ऑफ oocytes आर इन्वॉल्विंग लेप्रोस्कोपिक एंड अल्ट्रासोनोग्राफिक पंक्चर via either transabdominal transvesical and periurethral or transvesical. ठीक. And all these are transvaginal methods. तो सीधा आप कह सकते हो कि collection of oocytes involves laparoscopic and ultrasonographic puncture by transvaginal methods. Invasive transvaginal methods. बस इसको वो ओमिट कर दो आप, ट्रांस एब्डोमिनल ट्रांसवेसिकल, उतना एनाटोमी आपको फिर समझाना पड़ेगा यहाँ, तो उसको ओमिट कर दो. फिर ये हो गया oocyte का कलेक्शन का. oocyte को हम कलेक्ट किए, फिर बाद में इसको एक्सप्लेन कर देंगे. मेल गैमिट कैसे कलेक्ट होगा? मेल गैमिट कहाँ गया? ये स्पर्म्स, हाउ विल दीज बी कलेक्टेड? एक सिंपल मेथड है, एंड दैट इज द मेल गैमिट्स आर कलेक्टेड बाय मास्टरबेशन और बाय एस्पायरेटिंग स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम इपिडिडाइमिस. ओके. अगर वो उसमें असक्षम है तो स्पर्मेटोजोआ को इपिडिडाइमिस से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, या उसके टेस्टिकल से भी डायरेक्टली ऑब्टेन कर सकते हैं. इंजेक्शन से एस्पायरेट करके, मतलब खींच के निकाल सकते हैं. तो ऐसा किसमें किया जाता है? जिसमें स्पर्म कलेक्शन जो है पॉसिबल ना हो, विथ डिसऑर्डर्स ऑफ इजैकुलेशन. बहुत सारे मेल्स में इजैकुलेशन डिसफंक्शन होते हैं, तो उनमें ऐसा किया जा सकता है. सो पहले हम इसको वन बाय वन देखना होगा ना. स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? यस सर. रिकॉर्डिंग ऑन है ना? रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? Yes. बताना. यस सर. ओके. तो सवाल उठता है कि मेल गैमिट जो है किस लिए कलेक्ट किया जाता है? मेल गैमिट को कलेक्ट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आगे चल के हम आईवीएफ करने वाले हैं. ठीक. या आईवीएफ से भी पहले सस्ता इलाज जो है, या पहले डॉक्टर इसके लिए ट्राई करेगा ही करके, जिसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. Artificial insemination means just inoculation of male gametes in the female body. तो फीमेल बॉडी में कहाँ पर? जो उसका लोकेशन है, कहीं दूसरी जगह थोड़ी. तो इसको कहते हैं, आपको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को ही दूसरा नाम है, इसका जिक्र भी किए हैं हम लोग, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन. इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन. ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ही है. तो इसमें जो है
कोई एक डोनर की, मतलब जब एआई होगा या एआई होगा तो दैट मीन्स जो है समवन विल बी द डोनर, या तो इसका मेल पार्टनर या हस्बैंड ही हो या उस कोई थर्ड पार्टी हो। तो सीमेन सैंपल्स जो है उसमें, ठीक है ना, तो अभी आपको हम बताए ही कि बहुत सारा कंडीशंस है, एजूस्पर्मिया, टेराटोजूस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, जिसमें से जैसे पर्टिकुलरली ओलिगोस्पर्मिया में कम स्पर्म्स जो है अवेलेबल है। ठीक, तो स्पर्म्स, इसका मतलब है कि स्पर्म्स आर जनरेटिंग, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, भले ही कम हो रहा है लेकिन ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, and the result of spermatogenesis some mature sperms are getting produced, but the count is not enough. So it is possible that collection of sperms can be done from epididymal location or from epididymis, और epididymis में sperm is at the stage of spermatozoa, और epididymis से पहले का स्टेज जो है स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड के फॉर्म में स्पर्म अभी टेस्टिस में है, टेस्टिस से epididymis में जाएगा। ओके, स्पर्मेटिड है अभी, यानी टेल नहीं बना है, स्पर्म इज लाइक राउंड बॉल, सब जो है बॉल नहीं, बॉल तो बड़ा होता है, माइक्रोस्कोपिक है तो बॉल नहीं कर सकते हैं, बट इट इज लाइक दिस स्फेरिकल स्पर्मेटिड, ये टेस्टिस में। तो दिस स्पर्म इज डेफिनेटली नॉट एबल टू, क्योंकि इसके अंदर न नेक पीस बना, न एक्रोसोम बना, न टेल बना, कुछ बना नहीं है अभी। याद कीजिए स्पर्मेटोजेनेसिस, आप लोग पीछे आप लोग रिवाइज कर लेना, तो ये बना नहीं, तो इसको हम इस सेल्स को भी स्पर्मेटिड के स्टेज पर भी टेस्टिस से निडल के थ्रू एस्पायरेट करके हम ऑब्टेन कर सकते हैं, और ये कहलाते हैं टेस्टिकुलर स्पर्मेटोजोआ या स्पर्मेटिड। और इनको भी डायरेक्टली जो है सो इंजेक्ट करके ऊ प्लाज्म में, ऊ साइड के, साइटोप्लाज्म इज ऊ प्लाज्म, इस ऊ प्लाज्म में हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि फिर जायगोट डेवलप हो जाएगा। बेसिकली जायगोट डेवलप होने के लिए हैप्लॉइड कंटेंट ही चाहिए, बाकी ये सब जो फीचर है इसके, इसको फर्टिलाइजेशन में हेल्प करने के लिए है। तो चूंकि फर्टिलाइजेशन में अब इसका डिफेक्ट आ गया है, इसके शेप में, साइज में, तो यह हो ही नहीं रहा है। तो बेसिकली क्या आवश्यकता है, इसके प्रो न्यूक्लियस को, मेल प्रो न्यूक्लियस को हैप्लॉइड कंटेंट है, इसको हम अगर किसी तरह ऊ प्लाज्म में इंट्रोड्यूस करा दें, then theoretically it is possible, and it has been seen, and the experiment was successful, and the male with these defects, they are capable of becoming parent. Okay, आ रहा समझ में स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. तो पहले तो हम क्या बोले, ऊ जेनेसिस पर आएंगे, ये थोड़ा सा हम ब्रीफ में बता दिए। तो इस प्रोसीजर में आईवीएफ में ये लग रहा है, आईवीएफ करने के लिए कलेक्शन ऑफ गैमेट्स इज
necessary. So इस कलेक्शन टेक्निक का भी जो विकास हुआ एक चरणबद्ध क्रमबद्ध तरीके से हुआ। पहले के जमाने में लोगों को साइंटिस्ट, इनोवेटर्स, फिजिशियंस, गायनोकोलॉजिस्ट जो भी थे, उनको ओव्यूलेशन के बारे में उतनी नॉलेज नहीं थी ह्यूमन जितनी आज है। आज भी कंप्लीट नहीं है नॉलेज, बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर्ड हैं, but definitely the basket of the knowledge has increased from that time. So the ovulation जो है सो, और इसके मतलब जो भी ART टेक्निक्स हैं अलग अलग, फॉर एग्जाम्पल IVF, इन सब के लिए आवश्यकता है कि एक सफिशिएंटली मैच्योर ओवरी या oocyte आपके पास हो। सफिशिएंटली मैच्योर्ड, तभी ये गैमिट जो है, फीमेल गैमिट फर्टिलाइज करेगा। सफिशिएंटली मैच्योर्ड oocyte, तो सफिशिएंटली मैच्योर्ड oocyte ऑब्टेन करने के लिए जो है, पहले के जमाने में जब फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी किसने दिया था? एडवर्ड ने 1978 में। तो 1965 में इसी एडवर्ड ने ट्राई किया था, और इसने क्या किया था कि फॉलिकल्स जो है ओवरी के अंदर, उसको पीसेज में, इन दिस टिश्यू, ये टिश्यू दिख रहा है ओवेरियन टिश्यू, इन दिस टिश्यू दीज आर द फॉलिकल्स विच आर ग्रोइंग। तो इनको पीसेज में, ये टिश्यूज का पीस ऑब्टेन किया, एंड देन फ्रॉम दैट टिश्यू से फिर इनको oocyte को एक्साइज किया गया। वन सेकेंड, क्या आ गया? ओके तो एक्साइज, ओवरी को एक्साइज किया यानी काटा, ओवरी से काट के निकाला, फिर उसको जो है सो ओवेरियन टिश्यूज को, और उसके बाद एस्पायरेट करके यहाँ से फिर फॉलिकल्स को निकाला। अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा जब भी हम फॉलिकल्स की बात करेंगे और जब oocyte की बात करेंगे। फॉलिकल आप लोग जानते हैं, फॉलिकल के अंदर oocyte ग्रो कर रहा है, ऐसे समझिए, डायग्रामेटिक बना रहा है, oocyte ग्रो कर रहा है। और ये फॉलिकल कहने का मतलब, दीज फॉलिकल्स आर कलेक्शन ऑफ सेल्स, यानी इस फॉलिकल के अंदर ग्रेनुलोजा सेल्स हैं, प्लस oocyte है, डेवलपिंग एंड मैच्योरिंग oocyte। कहोगे ग्रेनुलोजा सेल्स कहां से आए? ग्रेनुलोजा सेल्स आर टू टाइप्स। एक हो गया सोमैटिक ग्रेनुलोजा सेल्स, एक हो गया जर्म लाइन ग्रेनुलोजा सेल्स। बेसिकली सोमैटिक ग्रेनुलोजा सेल्स ही आप इसको कंसीडर करें, सोमैटिक इन ओरिजिन हियर। सो दी लेटर ऑन this follicle develops a theca cell line over it। इसको कहते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। उसके बाद थीका सेल लाइन, थीका लेयर अपीयर हुआ,
उसके ये बीच में सेकेंडरी लेयर जहां पर थीका नहीं है, फ्यू मोर लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोजा सेल्स, एंड द फाइनल थर्ड वाला जो है दैट स्टेज इज टर्सरी फॉलिकल कॉल्ड एज ग्राफियन फॉलिकल और एंट्रल फॉलिकल ऑल्सो। इस बात का ध्यान रखिए कि एंट्रल फॉलिकल के स्टेज में डे वन ऑफ द menstruation cycle, डे वन ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एंट्रल फॉलिकल के स्टेज में फॉलिकल्स रहते हैं। ठीक, यानी उस स्टेज पर एंट्रल फॉलिकल के अंदर एंट्रल फ्लूइड है एंड roughly around 1 million granulosa cells are there in this follicle, plus one oocyte. Okay, and at this stage in the antron, oocyte is here at the diploid stage. हैप्लॉइड कब बनेगा? ओव्यूलेशन के टाइम पर, यानी ओव्यूलेशन जब हो रहा है उस समय हैप्लॉइड होगा, दैट इज सेकेंडरी oocyte। ये oocyte की हम बात कर रहे हैं सिर्फ अभी। कहने का मतलब हुआ दो चीज है, उसको आप अलग अलग सोचोगे, मिक्स नहीं करोगे। फॉलिकल एंड oocyte, आपको दोनों बात पर ध्यान देना है। इसलिए फीमेल जो है का जो गैमेट फॉर्मेशन इज मोर कॉम्प्लेक्स, मच मोर कॉम्प्लेक्स देन मेल्स। इसमें दो मैच्योरेशन हो रहे हैं, एक तो फॉलिकल, दूसरा फॉलिकल के अंदर मौजूद oocyte। फॉलिकल का मैच्योरेशन इज कॉल्ड एज फॉलिकुलोजेनेसिस, oocyte का maturation is oogenesis, and oogenesis is happening inside these follicles. Okay, तो इसको समझने के लिए बेसिकली फिर आपको कंफ्यूजन है क्या स्टूडेंट्स? हेलो, आ रही आवाज? No, sir. Yes, sir. तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा फॉर्मेशन ऑफ ओवरी बताना पड़ेगा। देखिए होता क्या है कि आपका ये एम्ब्रियो जो है in the gestational stage, after several rounds of mitotic amplification हो रहा है प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स का। ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ द लाइफ में ही, जब बच्चा जो है 12 वीक का था तब, ठीक, या उसकी माता, 12 वीक तो बच्चा का एज हो गया, और माता का एज मतलब माता का प्रेगनेंसी, उसका अपना एज नहीं, उसका प्रेगनेंसी का एज जो है 12 वीक का बच्चा है, तो देन इट विल बी द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर। माता का हो गया प्रेगनेंसी एज सेकेंड ट्राइमेस्टर। इस स्टेज से पहले तक, 12 वीक के पहले तक, जितने भी प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं जो मेसोडर्मल इन ओरिजिन थे, एंड दे हैव माइग्रेटेड टू द जर्म लाइन रिज ऑफ द एम्ब्रियो। रिज कहते हैं उभार, एक उभार था पहले। सो ऑन दैट रिज इट विल उसको कहते हैं जेनाइटल रिज। सो दीज प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो थे वो जेनाइटल रिज पर थे, and that genital ridge में several rounds of multiple mitotic amplification, cell divisions have happened. Okay, after this, and that has happened before 12 week of the gestation, 12 week of the
ठीक है, तो अब इसके बाद 12 वीक के बाद व्हाट विल हैपन, इसके बाद ये जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स थे वो डिवाइड करते गए, बहुत सारा माइटोसिस होते गया, ओके। और आफ्टर द डिवीजन दे आर नो मोर प्राइमोडियल जर्म सेल्स आर प्लूरिपोटेंट एंड दे आर लाइक स्टेम सेल्स। हर सेल में ये डेवलप नहीं हो सकता है, एक पर्टिकुलर सेल लाइन में ही डेवलप होगा, ठीक है, उसमें फिर डिफरेंट तरह के सेल्स बन सकते हैं। तो दीज आर स्टेम सेल्स and they are pluripotent. After this division, before 12 weeks, they are differentiated now and they have become oogonia. Oogonia. Singular is oogonium. Then oogonia is, क्योंकि mitotic division है, it is diploid. And these oogonia are differentiated and they are destined to become oocyte. Okay. अब प्राइमोडियल जर्म सेल खत्म हो गए, सारे के सारे oogonia बच गया। ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर ये है, आप नोटिस करेंगे इस मेल्स में क्या होता है, प्राइमोडियल जर्म सेल्स खत्म नहीं होते हैं, दे कीप ऑन रिन्यूइंग। दैट इज व्हाई मेल्स में यह प्रोसेस अनवरत लाइफ लॉन्ग ये कंटिन्यूड रह सकता है। स्पर्म प्रोडक्शन का जो भी स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज एज ए रिजल्टेंट ऑफ द डिवीजन, सेल डिवीजन at that time. But here the cell division has occurred during the embryonic stage before 12th week. After 12th week, there are no more primordial germ cells which will destined to become oogonia. All of them are differentiated now. It is another fact that they will remain dormant till the stage where the appropriate physiological processes like folliculogenesis, because all this is happening inside the follicles, because this is related with oogonia, follicles के अंदर हो रहा है। follicles कैसे बनते हैं, embryonic